जैन बच्चों, मैं हूं सागर और आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सागर। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में अगला लेक्चर। हमने पढ़ लिया था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, चरघातांकी वृद्धि। उसमें जो हमने आर लिखाया था, पहले एक पॉइंट लिख लो। हमने एक फॉर्मूला लिखाया था एन टी बराबर एन नॉट ए टू द पावर आर टी। एन टी बराबर एन नॉट ए टू द पावर आर टी से लिखा था ना। तो जो ई की वैल्यू होती है उसको लिखना है, ई बराबर लिखना है 2.71828। इतना आप लिखो 2.71828, इसको आप लिखो और हेडिंग डाल दो भैया, व्हाट इज आर वैल्यू। आर वैल्यू क्या है। आर वैल्यू क्या है। व्हाट इज आर वैल्यू। आर वैल्यू क्या है। ई की वैल्यू कितनी होती है 2.71828। 1 की जगह 2 रख दो, फिर 8 से निकाल लो ऐसे 1828। तो आर वैल्यू क्या होती है, यह पॉपुलेशन ग्रोथ, यह पॉपुलेशन ग्रोथ को मापने का महत्वपूर्ण मापदंड है। यह पॉपुलेशन ग्रोथ मापने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है। कुछ हमें आर वैल्यू के एग्जांपल लिखने हैं। सम आर वैल्यू, जैसे नॉर्वे का चूहा, नॉर्वे का चूहा 0.015, आटा भृंग 0.12, 1981 में भारत में मानव की समष्टि का कितना आया था 0.0205। 0.0205। पहले आप इतना उतार दो तो हम इंक डाल लें, फिर समझाते हैं आपको। पहले इसको लिखो, इसको मैं याद करना है बस। आर क्या होता है, इसे मान लो हमें पता करना है कि कोई जनसंख्या घट रही है, बढ़ रही है, तो अगर उसकी हमें आर वैल्यू पता चल जाए। क्या पता चल जाए, आर वैल्यू। अगर हम आर वैल्यू के बारे में जान जाते हैं तो हम जान जाएंगे कि समष्टि यानी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आर वैल्यू बढ़ रही है मतलब है कि जनसंख्या उस क्षेत्र की बढ़ रही है या उस जानवर की बढ़ रही है। अगर आर वैल्यू घट रही है तो क्या बता देंगे कि उस क्षेत्र की, जो उस समष्टि की पॉपुलेशन है वो घट रही है। जैसे यहाँ पर लिखा है नॉर्वे का चूहा, जो नॉर्वे का चूहा है उसकी आर वैल्यू इतनी है, जो भृंग है उसकी इतनी है, मानव की इतनी है। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किसकी हो रही है, किसकी हो रही है। ध्यान सुनना, 0.0। अच्छा पहले तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, 0.1 बड़ा कि 0.01 बड़ा, कौन बड़ा, ये कि ये बड़ा है ना। ध्यान सुनना, सबसे ज़्यादा वृद्धि इसकी हो रही है, आटा भृंग की। उसके बाद कौन आएगा 0.0, यहाँ तक, यहाँ से दोनों सेम है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब ये ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किसकी हो रही है, इसकी हो रही थी। उसके बाद अगर इन तीनों कंपैरिजन की तुलना किया जाए तो ज़्यादा इसकी है सबसे ज़्यादा, तो उसके बाद इसकी आएगी, इसकी सबसे कम होगी, ठीक है। हमें ये वैल्यू ऐसे याद करना है। अब हमें 3 एग्जाम्पल पढ़ने हैं इसके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के 3 एग्जाम्पल।
आर वैल्यू क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ, समष्टि वृद्धि मापने का या नापने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड होता है। क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण मापदंड होता है। नॉर्वे का चूहा, नॉर्वे का चूहा कितना होता है? 0.015 होता है। और आटा भ्रंग यानी फ्लोर बीटल कितना होता है? 0.12 होता है। 1981 में जो भारत की समष्टि ग्रोथ थी वो कितनी थी? 0.0205। अब हम लोग डाल देते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, सॉरी समष्टि वृद्धि का एग्जाम्पल, वो भी किससे? सॉरी ध्यान नहीं काम कर रहा है, अभी सो के उठे ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के एग्जाम्पल, हमें 3 एग्जाम्पल पढ़ना है। एक्सपोनेंशियल वृद्धि के एग्जाम्पल, वृद्धि के एग्जाम्पल पहला क्या है? पहला है डार्विन और हाथी, डार्विन और हाथी। दूसरा है चेस बोर्ड स्टोरी, चेस बोर्ड स्टोरी। तीसरा है पैरामीशियम की वृद्धि, तालाब में पैरामीशियम की वृद्धि, मीशियम, पैरामीशियम की वृद्धि। आपको ये सारी हेडिंग एज सच नहीं मिलेंगी कॉपी में, हमने बना दिया ताकि समझने में, बना दिया ताकि समझने में आसानी हो। तो पहली हेडिंग डालनी है डार्विन और हाथी। क्या डालनी है? डार्विन और हाथी, ठीक है, डार्विन और हाथी। और हम इसको मिटा देते हैं, डार्विन और हाथी। डार्विन ने कहा, बताया, डार्विन ने बताया, डार्विन ने बताया इतनी धीमी वृद्धि करने वाला जीव, करने वाला जीव जैसे हाथी हो गया, अगर बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के प्रजनन करे तो ये भी बहुत अधिक संख्या, तो ये तो इनकी भी संख्या, तो इनकी भी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। मतलब ये है कि बिना रोक टोक के वृद्धि किसी भी प्राणी की होगी तो कम समय में ही उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। इसको उतारो, समझाना कुछ नहीं है, बस यही लिखा है। डार्विन ने बताया कि मान लो कोई एक प्राणी है, एक जीव है जो बहुत धीमी मतलब रफ्तार से वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, लेकिन खुली छूट दे दी जाए इसको, ना खाने की टेंशन, ना रहने कोई टेंशन नहीं है, तो इतनी तेज़ी से वृद्धि इसकी होगी कि ये भी बहुत ज़्यादा संख्या में हो सकते हैं हाथी, मतलब हाथी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगला डालेंगे हम लोग, इसमें कुछ समझना होना है नहीं। चेस बोर्ड थ्योरी, चेस बोर्ड स्टोरी। एक राजा थे, दूसरा क्या है? चेस बोर्ड स्टोरी। एक राजा थे, राजा को अपनी जीत पर इतना मतलब भरोसा था कि हम जीत ही जाएंगे, चाहे चेस जिससे खेलें हम जीत ही जाएंगे। राजा को इतना भरोसा था कि हम चेस चाहे जिससे खेलें हम जीत ही जाएंगे। तो राजा को अपनी जीत पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि वो मंत्री की हर एक शर्त मानने के लिए तैयार था। तो मैं यही सब लिखना है। राजा अपनी
जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में था। वह मंत्री की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार था। मंत्री ने शर्त रखी कि मुझे कुछ गेहूं के दाने चाहिए, गेहूं के दाने चाहिए, मुझे कुछ गेहूं के दाने चाहिए, वो भी चेस बोर्ड के खानों के अनुसार। जो चेस होता है उसमें खाने 64 होते हैं, 64 डिब्बे होते हैं। कितने होते हैं? 64 खाने होते हैं, खानों के अनुसार। अब हम ऊपर लिखेंगे खानों के अनुसार, इसको मिटा देते हैं, नहीं उसी में सब बहन राता फैल जाएगा। खानों के अनुसार, जैसे पहले खाने में एक दाना, दूसरे खाने में 2 दाना, तीसरे खाने में 4 दाना, चौथे खाने में 8 दाना। ऐसे उसने मांगा। और क्या हुआ कि पहले मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ आपको, फिर लिखते हैं। फिर ध्यान सुनना कि राजा को अपनी जीत पर इतना ज़्यादा विश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं चेस जीत ही जाऊंगा। तो उसने वो मंत्री की हर एक शर्त मानने के लिए तैयार था। वो मंत्री की हर एक शर्त मानने के लिए तैयार था कि आप कोई भी शर्त रखिए, मैं जीत ही जाऊंगा। तो मंत्री ने कहा, आप, मेरी एक छोटी शर्त है, बस आपको मुझे कुछ गेहूं के दाने देने होंगे। बस पहले खाने में 1 रखना है, दूसरे में 2 रखना है, तीसरे में 4 रखना है, चौथे में 8 रखना है। ऐसे ही रखते जाना, मतलब 2 की पावर 64 यानी 2 की पावर 64। पहले इतना लिखो, फिर मिटा के फिर आगे लिखते हैं। और दुर्भाग्यवश क्या हुआ, राजा हार जाता है। ये कहानी बना के लिखना है, बस कहानी आपको। यानी 2 की पावर 64 दाने। दुर्भाग्यवश राजा हार गया। अब उसे शर्त के मुताबिक गेहूं के दाने देने थे। जब राजा गेहूं के दाने देने लगा तो देखते देखते पूरे साम्राज्य का अनाज भी कम पड़ गया।
कम पड़ गया। मतलब राजा को लगा कि जो मंत्री शर्त रख रहा है, शर्त बहुत ही छोटी है, ये शर्त बहुत ही छोटी है, लेकिन ये शर्त छोटी नहीं थी। मंत्री दिमागी था, राजा को लगा सिर्फ दिमाग मेरे पास है, इसकी शर्त छोटी है ये। लेकिन क्या हुआ कि राजा हार भी गए और शर्त पूरी करने में पूरे साम्राज्य का दाना भी समाप्त हो गया, पूरे साम्राज्य का दाना भी समाप्त हो गया। ठीक, अब ध्यान सुनना। अब अगला पॉइंट लिखें, इसको अपनी भाषा में बना बना के लिखना रहेगा बस, और कुछ नहीं लिखना रहेगा। अच्छा से मान लो अब कितने दाने होंगे, 2 की पावर 64 बराबर होता कितना है? 18 446, 18 446 744 073 07 709 551 616, इतने दाने होते हैं। कितना होता है? मतलब चेस बोर्ड में अगर पहले में 1 दाना रखेगा, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, तो करते करते क्या 64वें जब खाने में हम लोग पहुँचेंगे तब टोटल इतना दाना हो जाएगा। कितना? ये करीब होता है 1.8 ट्रिलियन, पता नहीं, बहुत बड़ी संख्या होती है। पूरे साम्राज्य, मतलब राजा, सोचिए राजा के पास इतना अनाज पहले हुआ करता था कि पूरे गांव का लगभग भंडार उसी के पास हुआ करता था। तो अब पूरे साम्राज्य का दाना सोच लीजिए, मतलब इतना दाना लगभग एक साम्राज्य में इतना, मतलब इससे भी कम होता था। मतलब कहानी बता दी गई है बस कि वही एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है उसी के लिए समझाने के लिए कहानी ली गई है। पता नहीं राजा हारे भी थे चेस की नहीं, पता भी नहीं है मुझको। अब कह रहा है एक तालाब है जिसमें पैरामीशियम, तालाब में पैरामीशियम की वृद्धि, तालाब में पैरामीशियम की वृद्धि, पैरामीशियम की वृद्धि, तालाब में पैरामीशियम की वृद्धि। ध्यान सुनना, इसमें कुछ लिखना नहीं लिखना है। अगर पैरामीशियम हर दिन यानी प्रतिदिन द्विविभाजन से वृद्धि करता है तो 64 दिनों में तालाब में कितने पैरामीशियम होंगे? ये सवाल पूछ रही है एनसीईआरटी, कितने पैरामीशियम होंगे, कितने पैरामीशियम होंगे? तो कितने होंगे? जितना 2 की पावर होगा 64, 2 की पावर 64, तो कितना था? 18 446, 18 को लिख देना है, फिर 446 लिखना है, फिर कितना 7, 6 के बाद एक 7 आता है ना, तो 6 के बाद 7 लिख देंगे, फिर इसको उतार लेंगे, 744 कर देंगे। फिर क्या करेंगे? कामा लगा के 073 लिखना है, 073 लिखना है, फिर कामा लगाना है, फिर 709 लिखना है, फिर 551 लिखना है, फिर 616 लिखना। मतलब इतने दाने टोटल हो जाएंगे। इतने दाने थे लेकिन तालाब में इतने पैरामीशियम हो जाएंगे 64 दिन में, अगर उन्हें बिना किसी रोक टोक के बढ़ने दिया जाए, वृद्धि करने दिया जाए या प्रजनन करने दिया जाए तो। अब हमें पढ़ना है अगला संभार तंत्र वृद्धि। तो हम लोग अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।